गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जो सेकंड टॉपिक आता है हमारा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। ठीक है, income elasticity of demand measures the relationship between a change in quantity demanded for a good and a change in his income। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इनकम में चेंज होते हैं उसकी वजह से आपके डिमांड में क्या चेंज होता है, उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं चेंज इन डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि कहने का मतलब सीधे से ये है कि आपके जैसे जैसे आपके इनकम में चेंज होता है तो उसी प्रोपोर्शनेट में हमारे डिमांड में क्या चेंज होता है, इस चीज़ की स्टडी कहलाती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि ओनली इफ़ अदर थिंग रिमेन सेम, और इसको क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेट्रिस पेरिबस। तो सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी कि इनकम के अलावा अन्य चीज़ें सेम रहनी चाहिए। अन्य चीज़ें जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना, बाइंग बिहेवियर, या अन्य जो भी चीज़ें जो डिमांड को ड्राइव करती हैं किसी भी पर्सन की, वो चीज़ें सेम रहनी चाहिए। सिर्फ इनकम हमारी फ्लैक्चुएट करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ चलते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन, ये अपॉन है परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही सेम यहाँ पे फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे प्राइस की जगह पे क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी। बाकी फार्मूला सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस को बेस मानते थे। यानी कि प्राइस में चेंज होने के बाद आपके डिमांड में क्या चेंज होता है, इसको स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं इनकम में चेंज होने के बाद हमारे जो डिमांड में क्या क्या चेंज होते हैं, तो हमारे बेस में क्या आ जाएगा, नीचे इनकम आ जाएगा। और दूसरा फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, EY होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बट्टे डेल्टा वाई इंटू वाई बट्टे क्यू। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। देखो, हमारे क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस आया, हम इसको कैसे निकालते हैं, डेल्टा क्यू यानी कि जितना चेंज आया बट्टे क्यू यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी थी। ये हमारा चेंज आ गया क्वांटिटी का, तो इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, अपॉन में जाएगा क्या, डेल्टा वाई यानी कि इनकम में क्या चेंज हुआ बट्टे टोटल इनकम क्या थी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वाई हमारा कहाँ चले जाता है, ऊपर, ये आपको पता होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू बट्टे वाई, ये डेल्टा वाई नीचे है, डेल्टा वाई नीचे रहेगा, और ये क्यू हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये वाई हमारा ऊपर चले जाता है। तो इनटू वाई ऊपर चले गया और क्यू नीचे आ गया। बस यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेम यही फार्मूला है। ठीक है, इसका मतलब यही है, ये इसी का जो मैथमेटिकल रूप है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो बाकी सेम है। और इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें EY है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, और Q है आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि ओरिजिनल कितने क्वांटिटी आप पहले डिमांड करते थे जब आपके इनकम में चेंज नहीं था उस समय। और डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि इनकम में चेंज होने के बाद आपने कितनी क्वांटिटी डिमांड की, यानी कि आपके डिमांड में कितना चेंज आया। वाई हमारा हो गया ओरिजिनल इनकम, ठीक है, और डेल्टा वाई हमारा होता है चेंज इन इनकम ऑफ द कस्टमर, यानी कि इनकम में क्या क्या चेंज हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरह का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो सकता है, मेनली दो तरह का होता है। एक हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरा हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव के अंतर्गत 3-4 केसें आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव के अंतर्गत आता है कि लेस देन 1,
ठीक है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और 0, तो ये पॉजिटिव के केस में आते हैं। और जो नेगेटिव के केस में होता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 0, तो वो हमारा नेगेटिव में चले जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे ई वाई इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज्ड विद द राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो डिमांड है वो भी आपकी इंक्रीज करेगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम जो है वो डाउनफॉल कर रही है यानी कि गिर रही है तो आपकी डिमांड भी कम होगी। ठीक है, यानी कि ये डिमांड और इनकम आपकी दोनों एक ही वे में होनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव कहलाती है। यानी कि इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी हमारी कम हुई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके एग्जांपल हैं, जैसे एग्जाम्पल चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे जब अलग अलग केस आएगा। इसमें केस नंबर 1 है, देखो पहले इनकम, ये पॉजिटिव के केस है सारे, नेगेटिव बाद में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव का पहला केस है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें एक्स एक्सिस पे मैंने दिखाया है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे दिखाया है कंज्यूमर इनकम। देखो पहले इस पॉइंट पर क्वांटिटी डिमांड इतनी थी जब प्राइस इतना था, ठीक है, लेकिन प्राइस हल्का सा इनकम इतनी थी, इनकम हल्की सी इंक्रीज होती है तो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा, हम क्वांटिटी डिमांड करने लग जाते हैं, यानी कि हमारी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ पे इतनी हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड की स्थिति है वो बढ़ गई, जबकि हमारी जो इनकम है सिर्फ इतनी ही बढ़ी है। तो ये सिचुएशन होती है जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी होती है, यानी कि एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इस तरह का कर्व यहाँ पे बनता है। और ये कब होता है, जब हम कौन से गुड्स परचेज करते हैं, जब हम लग्जरी आइटम परचेज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये सिचुएशन देखी जाती है। अब केस 2 की बात आती है। केस 2 होती है इनकम इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटी, यानी कि यूनिटी के बराबर। यूनिटी के बराबर कहने का मतलब है कि जिस प्रोपोर्शनेट में हमारी डिमांड बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शनेट में हमारी इनकम भी बढ़ रही होगी। देखो यहाँ इस पॉइंट पे हमारी इनकम थी और इतनी क्वांटिटी हमने डिमांड की थी, अब हमारे को इनकम यहाँ पे इतनी क्वांटिटी इतनी बढ़ गई तो इतनी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी हमने इंक्रीज कर ली है, यानी कि हमारी डिमांड बढ़ गई। तो ये देखिए इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लगभग बराबर आता है, तो ये होता है हमारा ई वाई इक्वल टू 1, यानी कि जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटी के बराबर होती है, यानी कि 1 के बराबर होती है। जिस प्रोपोर्शनेट में हमारी इनकम बढ़ेगी उसी प्रोपोर्शनेट में हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये सेकंड केस होता है। अब थर्ड केस की बात करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ये कब होता है, ये होता है हमारा नेसेसरी गुड्स के लिए। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि नेसेसरी गुड्स के लिए इस कंडीशन को यूज किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से हमारी इनकम बढ़ते रहती है तो हम अपने जो ज़रूरतें हैं उनको वो भी हमारी इंक्रीज होती हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती है तो हम अपनी ज़रूरतों को भी उसी हिसाब से कम कर लेते हैं। तो ये नेसेसरी गुड्स के केस में केस नंबर 2 लागू होता है। अब केस नंबर 3 की बात करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी। यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी होती है। कैसे, यहाँ पे हमारी इनकम पहले इतनी थी तो हमने क्वांटिटी कितने डिमांड करी, इतनी यहाँ पे डिमांड करी। हमारी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जबकि हमने क्वांटिटी फिर भी कम डिमांड की है। तो ये हमारा होता है कि इनकम में ज़्यादा चेंज हो गया लेकिन हमारी डिमांड में कम चेंज हुआ उसके प्रोपोर्शनेट में। तो ये होता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। ये किसके केस में होता है, ये सुपीरियर गुड्स के केस में होता है, यानी कि जो थोड़ा महंगे गुड्स होते हैं उनके केस में ये चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ भी जाती है तो हम उतने गुड्स परचेज नहीं करते हैं जितना हमारी इनकम बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव के हमने 4 केस पढ़ लिए, ठीक है,
तीन केस पढ़ लिए, सॉरी 3 केस। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस देन 0 होती है, यानी कि 0 से कम होती है, तो हमारा नेगेटिव में चले जाता है। तो इसका ये क्या कंडीशन है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेज विद द राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा। यानी कहने का क्या मतलब है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी डिक्रीजेज, यानी कि हमारे जो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी हमारी डिमांड में कमी आती है, तो हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। जैसे कि हमारा इनकम तो क्या कही, इंक्रीज की, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज करने लगी, है ना। ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। या दूसरा केस हो सकता है कि हमारी इनकम तो हमारी कम हो गई, लेकिन फिर डिमांड हमारी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अपोजिट। ओके, तो ये होता है हमारा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो इसका यहाँ पे कर्व ऐसा बनता है, क्योंकि देखो पहले इतनी हमारी इनकम थी, हमने क्वांटिटी सॉरी एक सेकेंड, हमारी इनकम इतनी थी और क्वांटिटी हमने ज़्यादा डिमांड की थी। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई, हमने क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी। तो ये हमारे क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे कि पॉजिटिव में होता था कि हमारी इनकम जब इंक्रीज होती थी तो हम क्वांटिटी की डिमांड भी बढ़ा देते थे, ठीक है, डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी हम फिर भी कम डिमांड कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है नेगेटिव। और ये किसके केस में होता है, ये होता है इन्फीरियर गुड्स के केस में। इन्फीरियर गुड्स मतलब जिन गुड्स का ज़्यादा यूज नहीं है, ठीक है, इन्फीरियर उनको बोलते हैं, क्योंकि हमारे इनकम बढ़ जाने के बाद भी हम उसका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करते हैं, उसकी डिमांड कम ही रहती है, ठीक है। जैसे फास्ट फूड होता है, या इस तरह के आइटम होते हैं, जंक फूड होता है, या कोल्ड ड्रिंक होती है, या इस तरह के आइटम जो होते हैं, इनको इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है, क्योंकि हम इनका कंजम्पशन ए लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम इंक्रीज्ड हम इसका इस्तेमाल बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना कंजम्पशन हमें करना होगा वो उतना ही रहेगा। और हो सकता है कि कंज्यूम करने के बाद हम इनकी क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे हैं उसको भी हम घटा दें, तो इसलिए इसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब थर्ड केस आता है हमारा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव हमने पढ़ा, नेगेटिव हमने पढ़ा, थर्ड हमारा आता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड अगर हमारी इनकम में कितना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, हमारे डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, हमारी डिमांड जितनी थी उतनी ही रहने वाली है। When quantity demanded for a commodity remains constant with any rise or fall in the income of the consumer, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी इनकम चाहे बढ़े या घटे, इससे हमारे डिमांड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। डिमांड जैसे हमने पहले 10 गुड्स की थी, हमारी इनकम थी 10,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन जब हमारी इनकम 15,000 होगी फिर भी हम उस 10 यूनिट गुड्स को ही परचेज कर रहे हैं, तो हम कहलाएगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सिचुएशन ये है। अब इसका कर्व देख लो यहाँ पर, ये इसका कर्व बनता है। यहाँ पे क्वांटिटी इतनी डिमांड है जब इतना इनकम इतनी थी, इनकम जब हमने बढ़ा दी फिर भी क्वांटिटी उतनी है, इनकम जब हमने और ज़्यादा हमारी बढ़ गई तो फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही है। तो ये हमारे होते हैं तीसरा केस, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपके समझ में आ चुका है तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, बस प्राइस की जगह पे यहाँ पे इनकम आ जाता है, ठीक है। तो इसमें बस 3 केस थे, एक तो था पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, एक था नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और एक था ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होती है, जब हमारी इनकम डाउन होती है तो हमारी डिमांड भी कम होने लगती है। तो दोनों एक ही जो डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। नेगेटिव कब होती है, जब हमारे इनकम बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है, जब हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड इंक्रीज कर सकती है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारी ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। और जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है जब हमारे इनकम का हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर या हमारी डिमांड पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारी चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उसका प्रभाव हमारे
डिमांड पर देखने को नहीं मिलता। जितने गुड्स हमने खरीदे हम उतने ही गुड्स बाय करते हैं। और ये किसके केस में होता है? ये होता है बेसिक नेसेसरी गुड्स के केस में। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको प्राइस इलास्टिसिटी में भी यानी आपको एक एग्जांपल दिया था नमक का। नमक हम एक बार लेते हैं तो वो नमक हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम कट्टे कट्टे भर के नमक अपने घर पे रख लेंगे, क्योंकि हम करेंगे क्या, उसका नमक तो लिमिटेड मात्रा में यूज होता है घर पे। तो हम क्या करते हैं, जैसे नमक हो गया या मसाले हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं डेली बेसिस पे जो यूज आती हैं चीज़ें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिसको हम यूज करते हैं, उसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता है। क्योंकि हम इसको स्टोर करके रख नहीं सकते, रख के करेंगे भी क्या, क्योंकि वो रोज़ की नेसेसरी चीज़ें और हमेशा उपलब्ध रहती है, मार्केट में मिल जाती हैं और इतनी ज़्यादा यूज भी नहीं होती हैं। तो इसके केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी हमारा हो गया है, इनकम इलास्टिसिटी हमने कर लिया है। अब एक नई और टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।